जिस बैकग्राउंड पर आप खड़ी हुई हैं, चीनी मिल वो तो अवध में भी है, बताइए क्या सवाल पूछा है जनता से? बिल्कुल प्राची, कैसे जीतेंगे आप यूपी का सिंहासन जब तक नहीं जीतेंगे अवध का मन, यही पूछ लिया हमने सवाल। 118 सीटों का जब मामला था तो ये जो जवाब हमारे सामने आया वो भी हम रख देते हैं। भाजपा प्लस के लिए जो कंडीशन निकल करके सामने आई वो थी 45%, यानी लोग 45% बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। सपा गठबंधन 34% के साथ है। बसपा की जब आप बात कर लेते हैं तो 9% और कांग्रेस की जब बात आती है तो वो 8% लोग हैं जो कहते हैं हम कांग्रेस के साथ हैं जी। 4% लोग हैं जो अन्य जाना चाहते हैं। तो ये बड़ी जो तस्वीर है, जब सवाल पूछा गया अवध वालों से कि भाई आप बताइए 118 सीटों पर विजय किसकी होनी चाहिए, तो ये डेटा निकल के सामने आया है। बड़ी खबर क्या है, दीपा से जानिए। बिल्कुल स्नेहा, अवध को जीते बिना उत्तर प्रदेश का फतेह करने का जो सपना है वो पूरा हो ही नहीं सकता। बड़ी खबर बताते हैं, अवध की 118 सीटों पर एबीपी गंगा सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। अवध में भाजपा को मिल सकते हैं 45% वोट, अवध में सपा को मिल सकते हैं 34% वोट और साथ ही बसपा को 9% और कांग्रेस को 8% वोट मिल सकते हैं अवध में। और अवध में अन्य के खाते में जा सकते हैं 4% वोट। अब तुलना करके बताइए स्नेहलता। बिल्कुल दीपा, देखिए जब चुनाव इतना नजदीक हो ना तो एक एक दिन भी बड़ा भारी होता है और बड़ा मैटर करता है। तो एक हफ्ते में क्या कुछ बीत गया ये तो समझेंगे ना। इसीलिए देखिए जब हमने पूछा था 22 तारीख को ये सवाल तो 44% था जवाब और आज है ये 45% का इजाफा। गठबंधन के लिए ये था 31%, जबकि 29 जनवरी की जब आप बात करते हैं तो ये 34% हो जाता है। और इसके बाद जब बसपा को आप देखते हैं तो कुछ खास अंतर नहीं दिखाई देता। 22 हो या 29 फरवरी 9 का 9% है मामला। कांग्रेस पे आइए, कांग्रेस के लिए भी यही सिचुएशन है। 22 हो या 29 जनवरी 8% पे बने हुए हैं जी। अन्य की बात कर लीजिए तो 22 जनवरी हो या 29 जनवरी, 22 जनवरी में 8 थे जबकि 29 जनवरी में 4% थे। यहाँ पर ये अंतर दिखाई दिया है और कुल मिला के एक हफ्ते का ये अंतर किस तरीके से डेटा के फॉर्म में बदला है आपके सामने रख दिया। चलते हैं प्राची के पास। बिल्कुल, देखिए आपने अवध की बात बताई जिसमें भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिर इन अनुमानों से वो क्या कुछ आगे वोटर्स का मिजाज समझ रहे हैं। नाहिद लारी मेरे साथ बनी हुई हैं, इसके साथ ही साथ अभिज्ञान प्रकाश भी मेरे साथ हैं। नाहिद, आपके पास आऊं उससे पहले जरा इसका विश्लेषण कर लेते हैं। अभिज्ञान जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अंतर था बीजेपी और सपा के बीच में वो 7% था, जबकि अवध आते आते ये बढ़कर 11% हो गया है। क्या समझे हम इससे? हर रीजन की अपनी अलग सियासी परिस्थिति है और इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना सीधे अवध से नहीं की जा सकती। अवध एक बिल्कुल अलग इलाका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत एकदम अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चैलेंज है अखिलेश यादव के लिए कि उनकी जो अलायंस है जयंत चौधरी के साथ, उसको ग्राउंड पर सही उम्मीदवारों के साथ क्लिक करना बहुत जरूरी है। जबकि अवध की जो स्थिति है और पारंपरिक तौर पर हम बीजेपी का इतिहास भी देखें तो वहां की कहानी एकदम अलग है। तो दोनों का मेरे हिसाब से तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि बीजेपी इसको राजनीतिक तौर पर ओनअप करने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है उसको बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की मूल आधार की राजनीति रही है और बहुत लंबे अरसे से, तो उसको बीजेपी राजनीतिक तौर पर जितना उसको इनकैश कर सकती है वो जरूर करना चाहेगी और कर रही है अवध में। तो ये एक क्रूशियल फैक्टर हो सकता है फर्क का जो 11% का आप बता रही हैं अवध में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। बिल्कुल, देखिए हम जाएंगे और पूरे डीप में भी समझेंगे क्योंकि फिलहाल सबकी नजरें पश्चिम उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं और यहाँ का जो सियासी रण है वो दिलचस्प नजर आ रहा है। नेक टू नेक फाइट यहाँ पर नजर आ रही है। एक बार जल्दी से बता देते हैं सवाल क्या था पश्चिम उत्तर प्रदेश का और उसके जवाब क्या हैं, ये भी हम अपने दर्शकों को फटाफट से बता देते हैं कि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर क्या पूछा था और उसका जवाब हमें क्या मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसे कितने वोट मिलेंगे, तो 43% लोग भाजपा के पक्ष में थे, समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में 36%, बसपा के पक्ष में 15%, कांग्रेस के पक्ष में 5% और अन्य के पक्ष में 1% लोग जाते हुए नजर आ रहे थे। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के अनुमान निकलकर सामने आए थे।
तो ये इस तरीके का पूरा समीकरण रहा था और इस समीकरण पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त पश्चिम से ही बने हुए हैं, तो उनके पास भी सीधा चल लेते हैं और ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रही है ये भी जान लेते हैं। सलोज, आप बागपत में हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें, खासकर अगर बागपत की भी कर लें बात, वहां पर तमाम जो इस वक्त सियासी खाट पर जो सभा है वो सज चुकी है। क्या कह रहा है वहां से मूड? देखिए, जैसा भी आपने कहा, लगातार स्थिति हर दिन बदलती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे हर पल स्थिति बदलती जा रही है और जैसे और चुनाव नजदीक आएगा स्थिति और भी ज्यादा बदलेगी। कुछ और लोग हमारे साथ रह गए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका मूड क्या है। आप ये बताइए, तमाम लोगों की बात सुनी आपने, कौन अच्छा लग रहा है, किसको वोट देंगे, बस ये बता दीजिए। यूपी में मूड क्या चल रहा है? वोट बीजेपी का ही है, जो बीजेपी की लहर है, अच्छे काम के लिए है, विकास की ओर है। क्या अच्छा काम है ये बता दीजिए। अच्छा काम ये है जी, हमारे शमशाने जो थे वो बिल्कुल उसमें चले गए थे नीचे में, और जो है वहाँ सब कुछ व्यवस्था मतलब अच्छी नहीं थी। अभी हमारे सोन प्रधान जी ने बताया कि हमारे 24 लाख कुछ हजार पैसे जो है उसके इनके खाते में आ चुके हैं और उनका विकास होगा। और विकास हुआ? विकास होगा ना, अभी होगा। उनके खाते में आ चुके पैसे, वो लगेंगे। अभी आचार संहिता की वजह से हो नहीं पाया अभी। आप बताइए प्रधान जी, आप बताइए, सब लोगों की आप बात सुन रहे हैं, आखिर बीजेपी ही क्यों? बीजेपी इसलिए है, 2000 रुपये 6000 रुपये साल जो है वे किसानों के माफ़ हो रहे, इन्हें दे रहे। और आगे जो है आने वाले समय में जैसा लाइट का है आधा बिल कर दिया और पेमेंट भी ठीक समय पे हो रहा। और काफ़ी जैसा मान लिया या खेत में जाते रात को जो है बड़ी परेशानी होती, लाइट रात को आवती। ये उदन से योगी जी आए, उदन कभी भी रात को लाइट के लिए खेत में जाकर नहीं देखा, दिन में ही लाइट आवे और दिन में सब भरे हो जा। बिल्कुल, देखिए किसानों के मुद्दे क्या हैं ये समझना जरूरी है और इसीलिए ग्राउंड पर हम मौजूद हैं और हम समझ रहे हैं सलूज आपके माध्यम से कि किसान आखिर सीधा क्या सोच रहा है। गाजियाबाद चलेंगे। शक्ति, आपके पास क्या रिपोर्ट है? देखिए, अगर बात की जाए गाजियाबाद की, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये गाजियाबाद है और यहाँ पर प्रथम चरण में इलेक्शन होने हैं। सभी की नज़र उसी पर है क्योंकि प्रथम चरण में जो इलेक्शन होगा, जो हवा चलेगी वही पूर्वांचल तक बहेगी। किसान ही हमारे साथ हैं, इन्हीं से ही बात करते हैं किसानों से। काफ़ी सारे यहाँ किसान हैं जी। ये बताइए आप कि क्या चाहते हैं अब आप? सरकार से भी कोई अगला मांग हो, क्योंकि मांगे तो 3 कृषि के बिल कानून थे आप लोगों के, वापसी हो गए। 13 महीने की जो हमारी ट्रेनिंग है ना बॉर्डर की, पहाड़े में भी रहे हैं, बारिश में रहे हैं, लुओं में भी रहे हैं, उसे भूलने वाले नहीं थे जल्दी। और क्या करते हैं ना वापसी क्या बात होगी, क्यों नहीं भूलने वाले, तब ये बताओ। तुम भूलने वाले नहीं है। 3 साल का ब्याज तो मोदी पर रुक रहा हमारा, जो गंगा में कसम खा के आया योगी। अब 14वें दिन पेमेंट करा दूंगा, तुम गन्ने गिर के बाद में घर आओगे, पहले तुम्हारे खाते में पैसा आ जाएगा। तुम तो ये ज्यादा नाराज हो, इनसे पूछ लें। ये तुम बताओ कि क्या पैसे नहीं मिल रहे तुम्हें? हमें तो कह रहे कि अच्छी पेमेंट आ रही है। नहीं मिल रही बिल्कुल भी पेमेंट। और खाते में 2000 रुपए जी आ रहे नहीं आ रहे, बताओ। जी, किसी के आगे किसी के रह गए, कहाँ आ रहे, सबके कहाँ वैसे नाम के हैं सब, ये ना आ पा रहे पूरे। ये आप बताओ, आपके आए नहीं आए? ऐसा खाते में जो पैसे आ रहे हैं ना, जो सम्मान निधि आ रही है वो 50% की आ रही है, 50% की नहीं आई है। और आज भी गांव में कागज भरते फिरे हैं पर किसी कागज आज तक आए ना। मूड क्या है, क्या मूड रहने वाला आप लोगों का? हमारा मूड ये रहने वाला है कि जो गठबंधन बना है राष्ट्रीय लोक दल का और हमारा अखिलेश जी का, हम उनके साथ हैं। गठबंधन के साथ यहाँ पर गठबंधन की लहर एक नजर आ रही है फिलहाल। हालांकि और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, करेंगे बात शक्ति, उनसे क्या भी मूड है इस बार समझेंगे कि आपका? आखिर क्या चल रहा है ताऊ के मुंह में और पश्चिमी यूपी की जो बयार है वो कौन सी तरफ बह रही है, ये भी जानने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। अभिज्ञान जी, जिस तरीके के मुद्दे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में समझ रहे हैं और जितना मैं वेस्टर्न यूपी में जमीन पर उतरी, मैंने समझा कि यहाँ पर जाट सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से एक्टिव हुई है उसका फायदा मिल पाएगा और जो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था उसकी भरपाई अब हो पाएगी? देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है और जैसे आपने कहा कि आप खुद वहाँ पर रिपोर्ट करने गई। इम्पोर्टेंट तो है ही है कि आप जाट सेंटिमेंट को एड्रेस करें और वो इतना अहमियत रखता है और किसानों की भूमिका वहाँ पर
कि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया, जिस बिल को लेकर लगातार बीजेपी के सारे लोग उसके हक में अपनी दलीलें दे रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, अंततः उसको वापस लिया गया। तो वो सेंटिमेंट का रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी, वो तो पहुंच गए। अब सवाल ये उठता है कि जो आप दरवाजे तक पहुंचकर, जिसे लिटरली हम अंग्रेजी में डोर टू डोर कहते हैं, जो आप दरवाजे तक पहुंचकर अमित शाह जैसे बड़े नेता इस वक्त बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या ऐसा करने में थोड़ी देर हो गई? क्योंकि ये सेंटिमेंट को, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन उम्मीदवारों के हिसाब से भी क्लिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी की बड़ी सफलता का गढ़ रहा है। 14 में भी, 17 में भी और 19 में भी, लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों को मिलाकर इस वक्त उसकी वैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एक चुनौती उसके सामने आई है, जैसा कि राजनीति में होता है। पहले ये चुनौती नहीं थी। पिछली बार जब गठबंधन के साथ सब लोग लड़े थे, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, तो कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तो ग्राउंड पे ये अलायंस को क्लिक करना, इसको कामयाब होना बहुत बहुत जरूरी है। और तभी वो जो जाटों का सेंटिमेंट है, जो एक समय में बिल्डअप हुआ है बीजेपी के खिलाफ कुछ कारणों को लेकर, इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का निर्णय हुआ इस किसान बिल को वापस लेने का, उसको आप इनकैश कर पाएंगे। नहीं तो बीजेपी अपने हिस्से की कोशिश, मेहनत लगातार वहां कर रही है। बिल्कुल, देखिए अभिज्ञान जी, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर मैं जरूर नाहिद से भी बात करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं अगर बात करूं आक्रामक शैली की, तो मैं ट्वीट देख रही हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, एक के बाद एक उनके 3 ट्वीट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर केंद्रित। एक तरफ वो कानून बाकी राज की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे बैठने के लिए बुला रखा है क्या? नाहिद आ रही हूँ मैं आपके पास, नाहिद मैं आ रही हूँ। नाहिद बिल्कुल, देखिए आप ही से मैं जवाब ले लेती हूँ कि सीएम योगी इतने आक्रामक नजर आ रहे हैं और कैराना का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, क्या जवाब देंगी आप इस पर? अभी प्राची जी, जो बीजेपी के नेता इत्तेफाक से, वो भी कार्यवाहक मंत्री भी हैं, उनको आपने बोलने का 3 बार मौका दिया, प्रदीप जी को 2 बार मौका दिया, सभी को आप मौका दे रही हैं। आपको समझना चाहिए नाहिद लारी खान एज एन इंडिविजुअल नहीं बैठी है, ये बहुत ही बड़ी पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, समाजवादी पार्टी और गठबंधन। बिल्कुल, देखिए नाहिद देखिए, बड़ा सवाल है कैराना को लेकर, उसी का जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा धैर्य आप रखिए, आपको भी पता है कि जब चर्चाएं होती हैं तो सवाल पर सवाल होते हैं, उसके जवाब मिलते हैं। थोड़ी सी आप यहाँ पर संयम रखिए और कैराना पर जवाब दे दीजिए। लगातार मुख्यमंत्री आक्रामक हैं इसको लेकर। मैं उम्मीद करती हूँ, जिस प्रकार से भाजपा के नेता जब बोल रहे थे और आप केवल हूं कर रही थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं बोलूंगी तब भी आप हूं करेंगी, वरना बिल्कुल देखिए नाहिद, मैं बहस में नहीं उलझूंगी, मैं सिर्फ जवाब जानना चाहती हूँ। तो जिस तरीके से मैं संयम रख रही हूँ, आप भी अपनी भाषा पर संयम रखकर जवाब दे दे मुझे। मेरा बिल्कुल भाषा में संयम है, आप करिएगा, इंटरप्ट मत करिएगा। अभी आप देखिए आप जिस प्रकार से नाहिद देखिए, मैं एक ट्वीट है बस वो पढ़ दूं, उसके बाद इस पर ही आपका जवाब है, क्योंकि बड़ा ट्वीट है। ट्वीट किया है, कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। ये ट्वीट किया है सीएम योगी ने। एक ट्वीट किया है, कानून का राज यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत करिए। और ये ट्वीट वो लगातार एक के बाद एक कर रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता कोई सीरियसली तो लेती नहीं है। वो चाइना के बॉर्डर के रहने वाले, वैसे ही उनकी जीन्स भी वैसी है, इसीलिए वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी आप जो दिखा रही थी कि बीजेपी के नेता बैठकर यहाँ बातें कर रहे थे, उन्होंने आपके सर्वे पे तो कोई बातें की नहीं, वो तो केवल राजनीतिक भाषण कर रहे थे। तो पहले उन्हीं की बातों का जवाब दे दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जंगल राज का मतलब रेपिस्टों, हथियारों, माफियाओं, डकैतों, चोरों, उचक्कों का राज। जनता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की मानेगी ना, ये चिरकुट भाजपा पार्टी की तो बात मानेगी नहीं। जनता के लिए तो बिल्कुल नाहिद, ठीक है। देखिए, आप सपा के प्रवक्ता होने के नाते अपनी बातें रख रही हैं, मुझे कैराना पर अगर आप जवाब दे दें, क्योंकि कैराना पर आपको भारतीय जनता पार्टी घेर रही है।
आपने कट टू कट सवाल किया। आपने सवाल किया बीजेपी के जो नेता बैठे थे, आपको सवाल करना चाहिए था जब वो आप नहीं बताएंगे नाहिद मुझे, नाहिद आप नहीं बताएंगे मुझे क्या सवाल करना है और उसका क्या जवाब मुझे मिलेगा, ये आप तय नहीं करेंगे नाहिद, ये आप तय नहीं करेंगे नाहिद। नहीं तो आप तय करेंगे, मैं क्या बोलूंगी? नाहिद जो मैंने सवाल पूछा है आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए, जनता आपको सुन रही है। जनता आपको भी देख रही है। बीजेपी के नेता से सवाल करना चाहिए था कि जो बीजेपी के लिस्ट। देखिए नाहिद, मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहती, आप अपनी बात रख दीजिए, कैराना पर आपको घेर रहे हैं, जवाब दे दीजिए ना आप। मैं आपको जवाब दे रही हूँ ना, आप सुनना नहीं चाह रही हूँ। मैं सुनना चाह रही हूँ, आप बताने नहीं चाह रही है। आप नहीं बताएंगे नाहिद मुझे, आप नहीं बताएंगे नाहिद मुझे, आप बताइए, जवाब दीजिए। बीजेपी के लिस्ट है उसमें जो सबसे टॉप में जो लिस्ट है, जो मुखिया है उनके ऊपर, वो तो सबसे बड़े अपराधी हैं, तमाम हीनस क्राइम में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, और डिप्टी सीएम है उनके ऊपर तमाम हीनस क्राइम में मुकदमे दर्ज है। 82 ऐसे इनके उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर हीनस क्राइम में मुकदमे दर्ज है। तो आपने क्यों नहीं सवाल किया बीजेपी के नेता से जब यहाँ बैठे थे? सारे सवाल आपको समाजवादी पार्टी से करने। अभी आपके चैनल पर ही जो स्पष्ट हो गया, जो गाजियाबाद से जो आपके पत्रकार। नाहिद ये जो बहस है ना, ये बहुत लंबी चली जाएगी और मुझे भी पता है, ना तो उसका जवाब मुझे मिलने वाला है और ना ही इस बहस का कोई निष्कर्ष निकलने वाला है। सीधा बुंदेलखंड का रुख कर लेते हैं और हम जानेंगे कि अगला सवाल जो है वो आखिर क्या है। स्नेहा, क्या है अगला सवाल आपके पास? बिल्कुल प्राची, अब जब ये सवाल हमने लोगों से किया कि बताइए बुंदेलखंड में आप किसके साथ हैं, कुल 19 सीटें हैं, लेकिन बुंदेलखंड का किला भी बड़ा मजबूत होता है, इसे पता करना भी बेहद जरूरी है। तो इसके जो आंसर आए, जो जवाब मिले, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। कुल 19 सीटों में भाजपा के पक्ष में 44% लोगों का कहना है कि जी बिल्कुल हम भाजपा के साथ दिखाई देते हैं। बुंदेलखंड में सपा गठबंधन के लिए जो लोगों का कहना है 34% कि हम सपा गठबंधन के साथ हैं। बसपा कहाँ है? तो 11% लोगों के साथ बसपा आती है और लोग कहते हैं कि हम बसपा के साथ जाएंगे। कांग्रेस 9%, जबकि अन्य जो है वो 2% लोग हैं जो अन्य कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो डेटा है मेरे पास था, मैंने आपके सामने रखा, लेकिन इससे बड़ी खबर जरूर निकल के आती है। दीपा का रुख करेंगे। बिल्कुल स्नेहा, बुंदेलखंड में कौन होगा खंड खंड और किसको मिलेगी जीत? बड़ी खबर बता दी दर्शकों को। बुंदेलखंड की 19 सीटों पर एबीपी गंगा सी वोटर का सर्वे है। बुंदेलखंड में भाजपा को मिल सकते हैं 44% वोट और बुंदेलखंड में सपा को 34% वोट मिलने का अनुमान है। बसपा की बात करें 11% वोट और कांग्रेस को 9% वोट मिल सकते हैं। बुंदेलखंड में अन्य के खाते में जा सकते हैं 2% वोट। तो बुंदेलखंड में क्या होने जा रहा है, कितने % वोट किसको मिलने जा रहे हैं, ये पूरा डेटा विस्तार से हम बता रहे हैं। एक बार फिर से ले चलते स्नेहा के पास। स्नेहा, ये बात सच है दीपा कि तमाम सियासी पार्टियां यहाँ मेरे आसपास जो माहौल दिख रहा है पश्चिमी यूपी में दमखम लगाएंगे, लेकिन असर तो बुंदेलखंड में भी होता होगा ना। इसीलिए 22 से 29 फरवरी के बीच का अंतर जरा देख लेते हैं। बीजेपी प्लस के लिए 22 जनवरी का जो वक्त था वो 43% था, अब 1% की बढ़त के साथ 44 पर आ गए हैं। इसके बाद अगर आप सपा गठबंधन की बात करते हैं तो वो 32 से 2% की बढ़त के साथ 34% पर है। ये थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है साफ तौर पे। बसपा की बात करें तो बसपा चाहे 22 जनवरी हो या 29 जनवरी 11% पर कांस्टेंट है। कांग्रेस वो भी वही कंडीशन है, 22 या 29 जनवरी, यहाँ पर भी सिचुएशन 9% पर रुकी हुई है। अन्य में बदलाव है, यहाँ पर पिछली बार यानी 22 जनवरी को 5% थे और अब है 2%। तो ये है अंतर 2 हफ्तों का। एक हफ्ते के बीच लोगों ने कितना मन बदला, ये भी हमने आपके सामने रखते हैं। अब चलते हैं प्राची के पास। बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, बुंदेलखंड की आपने बात कही, छोटा रीजन जरूर है लेकिन महत्वपूर्ण है। यूपी की सियासत में 19 सीटें हैं और पिछली बार क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, 19 की 19 सीटें जीती थी। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अभिज्ञान जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए बुंदेलखंड की जो सियासत है, उसकी जो सियासी हवा है वो ये कहती है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल वहां पर कभी इतने अच्छे से चल नहीं पाई, लेकिन इस बार 2% का पुल ले लिया है। पिछले सप्ताह से इस सप्ताह तक 34% पर पहुंच गई है समाजवादी पार्टी और बीजेपी है 44% पर। क्या मानते हैं आप इसके पीछे? आऊंगी नाहिद आपके पास, जवाब लूंगी। नहीं, ये
ये बहुत महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड के बारे में बहुत कम समय में 2-3 बातें बता दूं। पारंपरिक तौर पर ये एक समय में मायावती का गढ़ रहा, उसके बाद बीजेपी ने इसको अपने हक में लिया और सारी की सारी सीटें जीती। तो और अखिलेश यादव ने बहुत कॉन्शियसली इस एरिया पर काम किया है। हालांकि सीटें वहाँ 19 हैं, जो कि सारी सीटें बीजेपी पिछली बार जीती थी। तो कोई भी सीट या वोटों के प्रतिशत की बढ़त अखिलेश यादव को बुंदेलखंड में मिलती है तो ये उनके लिए अहमियत रखता है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर उनके पुराने तौर पर कोई बहुत तगड़ी पकड़ नहीं रही है। और जैसे मैंने कहा कि बीजेपी से पहले वहां की जो पकड़ थी वो मायावती के पास थी। तो अखिलेश यादव के लिए कोई भी एडवांसमेंट जो है वो बुंदेलखंड में अहमियत रखेगा मेरे हिसाब से, भले ही सीटें कम हो वहां की बाकी रीजन्स को देखते हुए। बिल्कुल। देखिए नाहिद, अब आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि कहा अभिज्ञान प्रकाश जी ने कि देखिए मेहनत जो है समाजवादी पार्टी की बुंदेलखंड में रंग ला रही है। 32 से 34% पर आप पहुंच गए। प्राची जी, एक इम्पोर्टेंट बात है, अभी अभी मेरे नॉलेज में आया है कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि 7 मार्च तक कोई भी चैनल या अखबार एग्जिट पोल सर्वे नहीं कराएगा, और यदि कराएगा तो जेल जाना पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी तो डिसिप्लिन पार्टी है, हम ही ने मांग की थी माननीय चुनाव आयोग से कि इस पर रोक लगाए। तो हम तो डिसिप्लिन पार्टी, आप बहादुर है, आप जेल जाने को तैयार है। समाजवादी पार्टी इसका नाहिद कौन बहादुर है? नाहिद आपके लिए सुप्रीम नाहिद कौन बहादुर है कौन नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस गैर कानूनी काम में मैं आपकी भागीदारी नहीं होंगी। ये आदेश मैंने पढ़ लिया, अब मुझे आप आदेश दो। चलिए ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, बहुत धन्यवाद नाहिद जी आपका। देखिए इतना आप कानून का पालन कर रही हैं तो ऐसे ही पालन आप बाकी चीजों में भी करिए। डोर टू डोर कैंपेन में देखते हैं कि राजनीतिक दल किस तरीके से धज्जियां उड़ाते हैं नियमों की। बहरहाल हम लगातार सर्वे दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस जगह पर आखिर किस राजनीतिक दल का कितना वर्चस्व कायम हो रहा है और मूड आखिर कितना बदल रहा है, मिजाज क्या है वोटर्स का, ये हम लगातार बता रहे हैं। और बुंदेलखंड की बात अगर हमने की तो बुंदेलखंड में 44% वोट शेयर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 34% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। बसपा जिसका कभी गढ़ रहा है बुंदेलखंड, वो सिर्फ 11% वोट शेयर पर सिमटती हुई नजर आई। 9% पर कांग्रेस है और अन्य के खाते में 2% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो देखिए साइकिल यहां पर बहुत ज्यादा कभी चल नहीं पाई है, लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते से इस हफ्ते 2% का पुल समाजवादी पार्टी ने जरूर लिया है, लेकिन फिर भी बीजेपी यहां पर लीड करती हुई नजर आई है। बात अगर अवध की करें तो अवध में 45% वोट शेयर जाता हुआ भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह अनुमान है। समाजवादी पार्टी के खाते में 34% वोट शेयर जाने का अनुमान है। बसपा के खाते में 9% वोट शेयर जाने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 8% वोट शेयर जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 4% वोट शेयर जाने का अनुमान है। कुल 118 सीटें हैं और 2017 में 97 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। पश्चिम यूपी सबसे बड़ा इलाका, 136 सीटें हैं, 109 सीटें जीती थी 2017 में। भारतीय जनता पार्टी 43%, समाजवादी पार्टी 36%, बसपा 15% और कांग्रेस 5%, जबकि अन्य के खाते में 1% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अभिज्ञान जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए रीजन वाइज हम बात कर रहे हैं, हम इसके साथ ही साथ वोट परसेंटेज की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या नजर आता है यूपी का जो चुनाव बाईपोलर हुआ, इसमें कितने बड़े चैलेंजर बने अखिलेश यादव? क्या वो पुल हासिल कर पा रहे हैं जो उन्हें चाहिए जीत हासिल करने के लिए? बहुत लंबे वक्त से मैं इसे कह रहा हूं और एक तरह से कंक्लूडिंग लाइन हो चुकी है मेरे लिए कि अब उनका 2% वोट और बढ़ा है आपके आंकड़ों को देखते हुए, लेकिन मैं बहुत लंबे अरसे से कह रहा हूं कि हाँ वो चैलेंजर बने। एक समय था जबकि एकदम उनको डिसमिस कर दिया था कि भाई ये कहाँ हैं, ये तो नजर नहीं आते। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि पता करिए कि ये कितना विदेश में रहते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आया खास तौर पर अक्टूबर के महीने के बाद जब ये चुनाव बदला और ये बाइपोलर हुआ, समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को मैं लगातार कह रहा हूँ कि 7 से 8% का पुल उनको अपने लिए चाहिए, क्योंकि वो इकलौता चेहरा है, सब सारा दारोमदार उनके ऊपर है। दूसरा कोई कैंपेनर उनके स्तर का चेहरा उनके पास नहीं है। तो अब मेरी बात जो संकेत मिल रहे
पोल्स इंडिकेटर होते हैं, संकेत होते हैं, तो उससे वो 2% बढ़े हैं। तो यानी कि वो थोड़ा सा पुल उनको मिल रहा है, लेकिन अभी भी उनको और पुल अपनी तरफ कम से कम 5-7% का खींचने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा और अपने परिवर्तन प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि उनकी कमज़ोरी, जहाँ पर उनकी ताकत अलग है, उनकी कमज़ोरी यही है कि वो इकलौते कैंपेनर है, उनके अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात आपने कही है। हालांकि 2% का पुल लिया है, लेकिन देखना होगा जैसे जैसे चुनाव आएंगे कितना और समाजवादी पार्टी बढ़ती है। शुक्रिया आपका अभिज्ञान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम समीकरण यूपी के समझाने के लिए। मेरे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सलोज और शक्ति, जो कि ग्राउंड से हमें बता रहे हैं कि आखिर जनता का मूड क्या कह रहा है। चलेंगे उनके पास भी।